हेलो हाय नमस्कार प्रणाम स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम शो कसाकाय वड़कम जय जिनेंद्र जय झूलेलाल जय श्री कृष्णा जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना शुभाशीष मोहित्रा एंड वेलकम टू अवर शो रूबरू आपके अपनों के साथ शुभाशीष के साथ। पावर्ड बाय नंदनम मिल्क प्योर मिल्क फॉर हेल्दी फैमिली, सपोर्टेड बाय करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल एंड प्रोडक्शन पार्टनर ऑल इन वन प्रोडक्शन। धर्म जाति वर्ग समुदाय इन सभी चीज़ों को भूलकर जो साफ मन से लोगों की सेवा करते हैं वो होते हैं डॉक्टर। जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं वो होते हैं डॉक्टर। जो एक नया जीवन दान दे दें वो होते हैं डॉक्टर। यदि भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाए तो वो होते हैं डॉक्टर। इन्हीं शब्दों के साथ और बड़े ही सम्मान के साथ आज मैं आप सभी को रूबरू कराना चाहूँगा अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर रूबरू आपके अपनों के साथ शुभाशीष के साथ हूँ। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टरी पेशे में कई तरह के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही बनना क्यों चाहा, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस पेशे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। सर सबसे पहले तो सुभाषिष जी आपका और बीसीसी चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आपके इस बेहतरीन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आज मुझे मौका दिया। जी रही बात बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है तो यही क्यों जी। दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये एक नई स्पेशलाइजेशन थी। जिस समय मेरा टर्म था जब मुझे मौका मिल रहा था कि मैं स्पेशलाइज करूं किसी न किसी चीज़ में, तो उस समय ये एक नई स्पेशलिटी थी जिसमें बहुत कम लोग स्पेशलिस्ट थे, जबकि पेट की बीमारियां होती बहुत हैं, लिवर की पेट की बीमारियां होती बहुत हैं, स्पेशलिस्ट कम थे। और इसका एक बहुत बड़ा अहम जो इस स्पेशलिटी में है वो है एक तरह की आज़ादी। आज़ादी अब कैसे आज़ादी? आज़ादी ऐसी कि अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में अटैच ही हो। आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप अपनी ओपीडी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप अपनी एंडोस्कोपी की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक तो आज़ादी हो गई। और अब कुछ करीब 10-12 साल से ये देखा जा रहा है कि इसमें असीम संभावनाएं हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक स्पेशलिटी के हिसाब से इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि पहले तो एक ल्यूमिनल एंडोस्कोपी होती थी जिसमें कि हम पेट की आंतों को अंदर से जाँच किया करते थे। सेकेंड स्पेस हुई। सेकेंड स्पेस का मतलब है कि लीवर के अंदर की जो पित्त की नली होती है उस पे जाके उसकी जांच करके स्टोन निकालना या वहाँ की जो सिकुड़न हो गई तो उसको क्लियर करना, ये सेकंड स्पेस की बात हो गई। अब थर्ड स्पेस में काम चल रहा है। थर्ड स्पेस कौन सी हुई? आंतों के अंदर जो लेयर होती है, जो म्यूकोजा होता है, उसके नीचे पहुंच के वहां पर सर्जरी की जाती है जो कि थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी कही जाती है। और अब इसके बाद आ जाता है फोर्थ स्पेस एंडोस्कोपी। फोर्थ स्पेस वो हुआ कि आंतों के थ्रू आप पेट के अंदर पहुंचते हो और वो ऑपरेशन जो सर्जन पेट काट के करते हैं वही सारे ऑपरेशन अब एंडोस्कोपी के द्वारा भी होने लगेंगे। तो ये होगी फोर्थ स्पेस एंडोस्कोपी सर्जरी, जो एक बहुत बड़ी चीज है। मरीज घूमता फिरता आएगा, बेहोश तो करना पड़ेगा जरूर, लेकिन बाहर कोई काट छाट नहीं होगी, अंदर ही अंदर सर्जरी हो जाएगी, अंदर ही अंदर सूचरिंग हो जाएगी और मरीज चुपचाप घर चला जाएगा 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ये, और ये अगले कुछ सालों में संभव होगा। ऐसा नहीं कि हर पेट की सर्जरी एंडोस्कोपी के द्वारा हो जाएगी, लेकिन कुछ सर्जरी जो हो पाएंगी उनमें मरीजों को जो फायदा मिलेगा, जो डिस्कम्फर्ट में कमी आएगी, बाहर का कोई चीरा नजर आएगा ही नहीं और बहुत जल्द ठीक होकर घर भी चले जाएंगे। तो ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कई संभावनाएं हैं और इसके लिए ये स्पेशलिटी मुझे बहुत प्रिय है और मुझे लगता है कि मैंने इसको ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया और बिलासपुर शहर ने भी मुझे बहुत सराहा है, मौका दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ स्पेशलिटी को ज्वाइन करके। सर बिलासपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों को आप इस विशेषज्ञ इस पेशे के थ्रू लाभान्वित कर रहे हैं, उन्हें सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर मैं इसी से संबंधित एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप एक वरिष्ठ चिकित्सक और देखा गया कि आजकल लोगों को गैस्ट्रिक की या फिर डाइजेशन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो हम जानना चाहते हैं कि आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं और क्या सुझाव सर आप देना चाहेंगे? देखिए सुभाषिष जी, सबसे एक
मोटे तौर पे आप देख लीजिए जी कि आपके दादा दादी और हमारे दादा दादी जो खाना खाते थे जी वो उनके दादा दादी भी खाते थे, जी उनके भी दादा दादी खाते थे। लेकिन हमारे जनरेशन में हमारे दादा दादी में और हमारे खान पान में कितना अंतर आ गया। बिल्कुल सदियों से एक प्रकार का खाना हम खाते रहे जी। और अब पिछले कुछ सालों में हमारा खान पान रहन सहन पूरा बदल गया। हम पहले रोटियां खाते थे, साथ में एक आध दो सब्जी खाते थे, दाल खाते थे। अब कई तरह की चीजें खाने लग गए। बिल्कुल अब फास्ट फूड खाने लग गए। अब फास्ट फूड में वो चीजें होती जो तुरंत हजम हो जाती हैं, उनमें फाइबर होता ही नहीं। बहुत सारी चीजें मैदे से बनी हुई होती हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनकी हमारे हाथों को, इंटेस्टाइन को आदत ही नहीं थी, जो हम अचानक से खाने लग गए हैं। बहुत सारा मीठा हम खाने लग गए हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें मीठा बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी शुगर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले एक दो जनरेशन में। और हमारे रिफाइंड जो सीरियल्स हैं, जैसे मैदे की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई। चावल, अब हम सारे के सारे पॉलिश्ड राइस खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है, प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। जी चावल भी हम ऐसे खा रहे हैं जिनमें फाइबर कम है। गेहूं भी हम ऐसा खा रहे हैं मैदे के रूप में जिसमें फाइबर कम है। जी मीठा हम ज्यादा खा रहे हैं, फाइबर है ही नहीं, तो फाइबर का लोड कम हो गया। अब इससे क्या होता है, सबके इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन क्रिया को बहुत सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो नए तरह के फूड होते हैं जिनमें हरी सब्जियों की कमी है, फल की कमी है, जूस ज्यादा है, फल की कमी है, इसके अलावा रिफाइंड शुगर ज्यादा है, और जो अनरिफाइंड शुगर होती है जैसे हनी है, गुड़ है, इसकी कमी है। तो इन चीजों से क्या हुआ, ये जो हमारा सिस्टम जो है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि ऐसे खाने हम खा रहे हैं जिनकी हमारे जनरेशन को, हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन को आदत ही नहीं थी। जाहिर है इसके कुछ नए लक्षण तो होंगे। अब ये जो नए लक्षण हो रहे हैं ये इसी रूप में हो रहे हैं। किसी को गैस, किसी को अफारा, किसी को बार बार मोशन जाने की इच्छा हो रही है, किसी की छाती में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो इस प्रकार के अनेक नए नए सिम्टम हो रहे हैं। वो तो ये पहले भी थे, लेकिन पहले अगर ये मान के चलिए कि किसी 5% लोगों को होते थे, तो अब ये 50% लोगों को हो रहे हैं। तो इसके अलावा एक और चीज क्या हो गई, हम सुस्त हो गए। जी बचपन में जैसे हम लोग खेलते कूदते थे, अब वो चला गया, सब वीडियो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल गेम खेल रहे हैं। तो बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। और हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हैं स्टॉर्म है हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर, इतना भयंकर है जिससे कि उनको सोचने को ऐसा मजबूर करता है। एक तरह का एक नशा से चढ़ा दिया उन्होंने कि आप मोबाइल गेम खेलते रहो। एक गेम खत्म नहीं होती, दूसरी गेम की सजेशन आ जाती है, तीसरी चीज की सजेशन आ जाती है, तो एडिक्ट हो जाते हैं। नशा कोई भी नहीं होता अच्छा। अब वो जो गेम का नशा है सबको सुस्त बना रहा है, बच्चों में मोटापा पैदा कर रहा है। और जब भी भूख लगती है कुछ क्विक फिक्स वाला फास्ट फूड खा लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये सारी चीजें कि ऐसे मिला जुला इम्पैक्ट है बच्चों के शरीर के ऊपर, बच्चों के इंटेस्टाइन्स के ऊपर, जिसकी वजह से गैस की समस्या, पेट की जो हाजमे की समस्या, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि पिछले कुछ समय से कुछ बच्चों में जिम यूज करने की जो आप कहते हैं मेंटालिटी बढ़ी है, थोड़ा लोग फिजिकली एक्टिव होने लगे हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं, अभी बहुत कम है, अभी उसको बहुत ठीक करना बाकी है। हाँ सर, अब मैं चाहूँगा ये तो किस तरीके से ये गैस्ट्रिक या डाइजेशन की समस्या होती है ये आपने बताया, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सुझाव भी दें उन सभी बच्चों को, हम सभी को, सारे हमारे जो चैनल के जो दर्शक हैं उन्हें, कि ऐसा क्या हम खान पान रखें, कैसी अपनी दिनचर्या रखें जिससे हमें इस तरह की समस्या बहुत कम से कम हो। देखिए ये एक सामाजिक सवाल है, एक सोशल सवाल है जी, जिसमें कि केवल मेरे कह देने भर से नहीं होने वाला। जी ये एक फैमिली डिसीजन होता है। पेरेंट्स को देखना है कि हम अपने बच्चों को क्विक फिक्स सोल्यूशन ना दें, हम अपने बच्चों को बैलेंस्ड डाइट खिलाएं। बैलेंस्ड डाइट से मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सही सही मात्रा में होना चाहिए। 60% अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 20% प्रोटीन और 20% फैट की भी मात्रा कैलोरी में टोटल में होनी चाहिए। जी। इसके अतिरिक्त ये जो चीजें जो क्विकली कैलोरी सप्लाई करती हैं, जिसके खाने से तुरंत कैलोरी बढ़ती हैं, जी, वो जिसमें रिफाइंड शुगर्स होती हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गए, जी, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो पैक्ड फूड आते हैं, प्रिजर्वेटिव जिनमें एडेड होता है, अवॉइड करें जहां तक हो सके। इसके अतिरिक्त जो हमारा ट्रेडिशनल खाना रहा है, दाल रोटी सब्जी, जी, उसी पे फोकस हम ज्यादा करें, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे सिस्टम के लिए वही ज्यादा बेहतर है।
इसके अतिरिक्त अगर हम मीठा खाएं भी तो लिमिटेड खाएं, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा कम से कम हम अपने लिए निकालें। जी। कैसे निकालें? व्यायाम करने के लिए निकालें। अब व्यायाम एक ही तरह का नहीं जरूरी करना, 6-7 तरह के व्यायाम होते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, दौड़ सकते हो, साइकिल चला सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, योगासन कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जुम्बा डांस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। किसी तरीके से आपने अपने आप को आप सबकी मोटिवेशन एक बराबर नहीं होती। किसी को जुम्बा डांस में मजा आता है तो वो करें, बिल्कुल करें। किसी को लगता है कि नहीं मैं तो रनिंग करूंगा, बहुत अच्छी बात है, तो इनमें से कुछ भी करें, लेकिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें स्पेसिफिकली, और 1 घंटे में से 40 मिनट तो एक्सरसाइज करें और 20 मिनट या तो योगा कर लें या मेडिटेशन कर लें। ये चीजें जो हैं शरीर को एक तरह से थोड़ा सा ठहराव पैदा करती हैं, और फिजिकली एक्टिव करने की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं जिससे एक फिजिकल वेलबींग भी होती है, अच्छा भी लगता है, और बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है वो सही रास्ते पे चल पड़ती है। बहुत जरूरी है। सर, एक इसी से संबंधित मैं कहना चाहूँगा, ये एक व्यक्तिगत सवाल है सर मेरा। जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि आज हम आपसे रूबरू होने वाले हैं, तो उनका एक सवाल है, आप सर वो सुझाव भी चाहती है। उनका कहना है कि जब वो दोपहर को खाना खाती है तो उन्हें रात को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, और गलती से यदि उन्होंने रात को खा लिया तो फिर वो रात भर सो नहीं पाती है। तो ये क्या उसका कुछ मैं चाहेंगे सर आप सुझाव दें। वो देखिए, ये एक तरह की डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम होती है। डिस्पेप्सिया 3 तरह का होता है। एक तो होता है अल्सर लाइक डिस्पेप्सिया, जिसमें पेट में दर्द भी होता है जी। दूसरा होता है डिसमोटिलिटी डिस्पेप्सिया। डिसमोटिलिटी का मतलब है जो आमाशय की गति है वो धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ने की वजह से आपने जो खाया रहता है वो वहीं पड़ा रहता है, आगे बढ़ता नहीं। जब पेट खाली होगा नहीं, आमाशय खाली होगा ही नहीं, तो फिर दोबारा डिमांड कहां से आएगी, फिर से खाने की भूख पैदा कहां से होगी। तो वो आमतौर पे ऐसे लोगों में होता है जो लोग या तो ज्यादा फैटी डाइट खाते हैं, जिनके खाने में फैट ज्यादा होता है, या जो फिजिकली कम एक्टिव होते हैं, जो चलते फिरते नहीं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, उन लोगों में ज्यादा होता है। तो जो लोग ऐसा फील करते हैं, बेहतर है वो थोड़ा एक्सरसाइज करें, आधा घंटा ही कर ले। कोई अचानक से 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा तो नहीं कर पाएगा, शायद अपने आपको इंज्योर कर ले, या इतना थक जाए कि अगले दिन बिल्कुल चलने लायक ही ना रहे। तो बेहतर है जो भी एक्सरसाइज करें तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। 15 मिनट शुरू करें 1 हफ्ता, फिर 20-25 मिनट करें, फिर आधा घंटा करें। 1 महीने के अंदर धीरे धीरे बिल्डअप करके उसको बढ़ाएं, और अपने शारीरिक स्थिति के हिसाब से करें। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, या अगर आपको कहीं जोड़ों में दर्द वगैरह हो रहा है, तो जाहिर है आपको कठिनाइयाँ पहले तो आएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ नई शुरू करने के समय थोड़ा दिक्कत होती ही है। धीरे धीरे फिर आपके शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है तो फिर आपको आसानी से कर सकते हो। पहले महीने 2 महीने की कठिनाई जरूर रहती है, लेकिन बाद में जब आपको आदत पड़ जाती है तो उसके बेनिफिट्स आपको समझ में आते हैं। निश्चित तौर से। और मैं भी सभी दर्शकों को और स्पेशली अपनी मम्मी जी को भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि अपने जो रूटीन है थोड़ा बहुत उस पर एक्सरसाइज करें, चाहे वो 15 मिनट का हो या 20 मिनट का। हर कोई अपने डेली रूटीन में सर इसे जोड़े एक्सरसाइज को। बिल्कुल, दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज़रूरी है इसे। जी सर, आजकल देखा गया है कि लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक। सो सर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस सर? देखिए, ऐसा है नहीं, आपको शायद कहीं से सोच से पता लगा हो कि ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन एक तबका हमेशा होता है जो सब तरफ कोशिश करता है। हमारे देश में तो एक्चुअली सर लोगों की ये सोच बनी हुई है कि जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होती है वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, लेकिन अगर हम वहीं पर इस पर एलोपैथिक पर जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसका प्रभाव वैसा नहीं रहता। ऐसी लोगों की सोच बनी हुई है, तो क्या कारण है सर? देखिए, कारण ये है कि एक तो आजकल सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया में रोज आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उनमें से ज़्यादातर गलत होती हैं, फॉल्स होती हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा हट के सुनने में मज़ा आता है, थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी की मेडिसिन है, उन हर मेडिसिन में साइड इफेक्ट क्या होंगे सब मेंशन होता है। अगर आप कोई डिस्प्रिन की टैबलेट भी देखें और गूगल करें उसको, तो डिस्प्रिन के जितने भी साइड इफेक्ट है वो आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई आप कोई भी उठाइए, आप गूगल करिए, आपको कोई साइड इफेक्ट नजर आएगा ही नहीं। क्यों नजर नहीं आएगा? क्यों साइंटिफिकली डेवलप हुई नहीं है। जो मॉडर्न मेडिसिन डेवलप होती है उसमें पहले 3 फेज के ट्रायल होते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि लेबोरेटरी में ये दवा काम करने लायक है कि नहीं इस बीमारी। उसके बाद एनिमल मॉडल्स में ट्राई होती है,
जानवरों को, चाहे वो गिनी पिग्स हो, चाहे और रैबिट्स हो, कुछ भी हो, उनमें दी जाती है। फिर उनमें कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक जांच किया जाता है कि भाई इनमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही, कोई और बीमारी तो नहीं पैदा कर रही। जब देखा जाता है नहीं इनमें भी नहीं कर रही, भाई ये भी सेफ है, फिर जो ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं उनमें टेस्ट किया जाता है। उनमें टेस्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि भाई चलो ठीक है, लेबोरेटरी में तो दवा काम कर रही थी, इन जानवरों में भी अच्छा काम कर रही थी, अब इंसानों में देखते हैं, इंसानों में भी देखा, तब भी अगर बिल्कुल सेफ पाई जाती है तब जाके उसको मार्केट में उतारा जाता है। और इस दौरान कोई छोटा मोटा भी साइड इफेक्ट होता है, किसी का चक्कर आया, सर घूमा, या कोई किसी को नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, हाथ पैर दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है, या कोई हजारों लाखों में किसी एक को कैंसर हो गया, तो वो भी लिखना पड़ता है, जरूरी होता है लिखना, तो सब लिखा जाता है। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में बताई जाती है कि ये चीज इस दवा से ये वाला लाखों में किसी एक को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो स्टेज 4 का होता है, पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। पोस्ट मार्केटिंग का मतलब है दवा बन गई, बाजार में आ गई, लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, अब यूज करने के बाद भी अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं जो कि पहले जो ट्रायल्स हो रहे थे उनमें नहीं पाए गए थे, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और अगर ऐसा देखा जाता है कि साइड इफेक्ट ज्यादा है, उस दवा को मार्केट से हटा लिया जाता है। लेकिन और पद्धतियों में ये तरीका अपनाया नहीं जाता है। लेबोरेटरी में टेस्ट होते नहीं, एनिमल्स पे टेस्ट होते नहीं, वॉलंटियर्स पे टेस्ट होते नहीं, इंसानों पे टेस्ट होते नहीं, कुछ कहीं से कहीं सुनी बातों पे सिर्फ ये कह के कि भाई यहाँ लिखा है, वो जर्मनी में है और ऋषि मुनियों ने कहा है। उस तरीके की बात हो जाती है कि घर पर जैसे कोई बीमार होता है तो सारे घरेलू उपचार हो जाते हैं, और जब लास्ट तक ठीक नहीं हो पाते तो फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तो ये इस तरीके से मेडिसिन होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचलन बहुत ज्यादा है जी। और आपको ये बताता हूँ, ये मुझे ये बड़ा अचरज हो रहा है कि आपको शायद पता ही नहीं होगा कि केरल में हर साल हजारों की तादाद में लोग आयुर्वेदिक दवाएं खाकर बीमार होते हैं, कईयों का लीवर फेल हो जाता है, कईयों की जान चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसी दवाइयां हैं, कुछ दवाएं आयुर्वेद में बहुत अच्छी है, बेहतरीन दवाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी दवाएं अच्छी हैं। जो ट्राई टेस्टेड हैं, जिनमें कोई हैवी मेटल्स नहीं होते, भस्म वगैरह नहीं होते, वो ले सकते हैं, लेकिन जिनमें भस्म वगैरह होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो खतरनाक होती हैं। तो जो भी ले, मतलब सोच समझ के ले। आप जो भी आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक है उनसे डिस्कस कर लें, सेफ्टी का पता कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराबी होती है, उनमें अच्छी भी होती होंगी, जरूर है, तभी इतने सालों से, सदियों से चला आ रहा है आयुर्वेद। लेकिन कुछ शॉर्टकट के चक्कर में कई बार क्या हो रहा है, कुछ लोग नकली आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना लेते हैं। जो असली आयुर्वेदिक दवाइयाँ पुरानी थी वो जरूर अच्छी रही होंगी, तभी इतने सालों से हैं, लेकिन अब शॉर्टकट के चक्कर में कई बार कुछ लोग नकली आयुर्वेदिक दवाइयाँ शायद बना लेते हैं, और हो सकता है यही कारण होगा, जो एक पूरी पैथी ही वो उसके ऊपर बात ऐसी उठ जा रही है। तो बेहतर है कि अच्छे जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनसे सलाह लेके अगर आयुर्वेदिक दवाई खानी तो तभी खाएं। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट कर लें या जाके खुद जाके खरीद के ले आए दवाई की दुकान से, मुझे दे दो, ऐसा ना करें। जो पढ़े लिखे एक्सपीरियंस वाले आयुर्वेदाचार्य हैं, अगर आयुर्वेदिक दवाई लेनी है तो उनसे जाकर लें, खुद जाके ना खरीदें। और जो भी मेडिसिन लें पहले हर चीज़ को समझ लें, क्योंकि हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। बिल्कुल। सर, इसी से संबंधित करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर किरणपाल सिंह चावला जी का एक प्रश्न है, वाया टेलीफोनिक कॉल करके वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी जरूर, हम उन्हें कॉल करते हैं। जरूर। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ में सर। बहुत बढ़िया। जी सर, आज हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रिस्पेक्टेड देवेंद्र सिंह जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मौजूद है सर। जी, और गुड इवनिंग डॉक्टर सर। गुड इवनिंग किरण जी, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट सर, आई एम रियली डिलाइटेड टू बी टॉकिंग टू यू। जी बिल्कुल सर, और हम चाहेंगे सर कि आप अपना जो प्रश्न है प्लीज सर आप डॉक्टर सिंह जी से पूछिए सर, प्लीज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर आकर के सारे जनमानस को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट कोविड एंड वेरियस अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपके साथ आउट ऑफ द बॉक्स ये है कि अभी ये लॉकडाउन जो हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर में, दैट हैज चेंज्ड एवरीबॉडीज लाइफ। सो हाउ डू यू थिंक कि ये डॉक्टर्स के प्रोफेशन को किस तरीके से चेंज करने जा रहा है? जिस तरीके से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये टेली काउंसलिंग आने लगी है, तो फ्यूचर के हम डॉक्टर्स को किस रूप में पाएंगे
इसके बारे में सर आप जरूर आपके विचार बताएं। किरण जी, ये है बहुत अच्छा सवाल, और इनफैक्ट ये जो इम्पैक्ट कोविड का पड़ने वाला है ये सबके ऊपर पड़ने वाला है। डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसलिए पड़ने वाला है कि कोविड के मरीज को दूसरे प्रोफेशन वाला चाहे तो अवॉइड कर सकता है, अगर वो घर में छुप के बैठ जाता है, इंटरेक्ट नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर्स तो अवॉइड कर नहीं पाएंगे, उन्हें तो देखना ही है। सो वी हैव टू बी देयर। हम तो बिल्कुल फोर फ्रंट में, फ्रंट लाइन में मौजूद है सारे के सारे। हाँ, जो कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनके कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कम जरूर कर दिया है। अब वो कम मरीजों को देख रहे हैं ताकि उन्हीं को देखा जाए जिनमें या तो इमरजेंसी प्रॉब्लम है या जिनमें रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को डी एस्केलेट कर दिया, अपने काम को 30-40% लोगों ने कम कर दिया है कि एआई वहां गैप फिल करेगा जहां पर वॉइड है, जहां पर ह्यूमंस नहीं कर पा रहे, वहां एआई करेगा, ना कि ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। तो ये एक मेडिकल प्रैक्टिस आगे चल के अगले 5 साल में आप देखिएगा उसमें काफी अंतर आएगा, और टेक्नोलॉजी काफी बड़े तरीके से सबकी लाइफ में, हमारी आपकी लाइफ में, पेशेंट्स की लाइफ में, सबकी लाइफ में काफी बड़े रूप में प्रवेश करेगी। अब यहाँ चैलेंज ये है कि कैसे हमें एआई को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, कैसे हमारे संचार सिस्टम को दुरुस्त करना है, और कैसे हमने अभी जो हमारा डाइवर्टेड यूथ है जो कि इस सारे कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स को केवल एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है, वहां से हट के वो कैसे उसको इफेक्टिवली ऐसे यूज करे ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करे, नॉलेज बेस सॉलिड हो और लोग इसको एक पॉजिटिव रूप में ले, ना कि केवल इसको जो हमारा जितना भी मीडिया है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, सारा का सारा मुझे लगता है ज़्यादा है, करीब 90% तो केवल एंटरटेनमेंट में ही लगा हुआ है। Thank you so much, Dr. Sir, and I want to thank from the core of my heart to the entire community of doctors like you, sir, जो इस समय just like God के रूप में हम सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। Thank you so much. थैंक यू किरण जी, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ये कितने अच्छे सवाल से हम सभी को रूबरू कराया और जवाब में भी वैसे ही हमें मार्गदर्शन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और यदि इसके हम उपाय देखें तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। तो सर, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकें। हर एक व्यक्ति के जानने वालों में करीब 8 से 10 लोगों की मृत्यु से हो चुकी होगी। मतलब मेरे 8-10 जानने वाले, आपके 8-10 जानने वाले, आपके 8-10 जानने वाले, आपके 8-10 जानने वाले, इतना भयावह रूप ये ले सकता है और लगभग ले ही चुका है ये। तो जब इतनी बड़ी समस्या है तो इसका उपाय क्या है? देखिए, उपाय तो सबसे अच्छा यही होता है कि उसका एक ऐसा सुचारू इलाज हो जाए ताकि किसी को भी हो वो बच जाए, लेकिन वो संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि एक तो बहुत तेजी से फैल रहा है और दूसरा इसकी बहुत सारी चीजें अभी भी समझ के बाहर है। कई तो 90-95 साल के बुजुर्ग होते हैं, उनको कोरोना होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और कोई 40-45 साल के व्यक्ति होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। 20-25 साल के नौजवान हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब किसका होगा क्या, ये पता नहीं है। तो इसका कोई एक इम्यून सिस्टम को एक ऐसी गोली बता दूं या कोई एक ऐसा नुस्खा बता दूं जिसको खा के लोगों की इम्यूनिटी ऐसी बढ़िया हो जाएगी कि उसको कुछ नहीं कोरोना कर पाएगा, ये भ्रांति है। इसके जो उपाय है, सबसे पहले 3-4 जो चीजें बता देता हूँ मोटे तौर पे। मास्क का, घर से निकलो मास्क पहन के निकलो, और घर पहुंचने तक मास्क उतारो मत। बिल्कुल। मास्क को बार बार हाथ लगाना नहीं है, हाथ अगर लगाया तो सैनिटाइज करना है। दिन के समय जब भी बाहर होते हो तो अपने आंख, नाक, मुंह को छूना नहीं अपने हाथों से, क्या पता आपके हाथ में कोरोना हो। दूसरा, शारीरिक दूरी मेंटेन करनी है, कम से कम भी 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी है। किसी भी ऐसी जगह पर जहां भीड़ होने की संभावना हो, जहां ज्यादा लोग हो, छोटे कमरे में नहीं जाना है। ओपन स्पेस में फिर भी जा सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में आप हो, एक व्यक्ति को है तो 20 को फैलाएगा वो। तीसरा, हाथ को बराबर सैनिटाइज करना है, जहां पानी और साबुन मिलता है धो लेना है उसको, जहां भी आप टच करते हो। और इसके बाद अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लक्षण हो रहे हैं तो अविलंब उसकी जांच करानी है, तुरंत उसका इलाज शुरू कराना है।
सारा इलाज इसका जड़ से खत्म वाला मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो कोरोना की बीमारी को कम कर देती हैं, तकलीफ को कम कर देती हैं, वायरस को थोड़ा कम कर देती हैं। जब वायरस कम हो जाता है तो फिर उतना वो मारक नहीं रहता, उसकी मारक क्षमता कम हो जाती है, तो फिर आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है आपको उस मुश्किल वक्त से निकाल के बाहर ले आती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि तो सर्दी खांसी है, कुछ नहीं है, घर में बैठे रहे, जांच ही नहीं कराई, आपको खुद को पता नहीं है कि आपको है या नहीं, जब तक जांच नहीं कराओगे तो पहले जांच करा के कंफर्म कर लेना है। अब 100 लोग जांच कराते हैं, उनमें से 6-7 लोगों का ही पॉजिटिव आता है, 10 का आ जाएगा बहुत ज़्यादा हो, बाकी लोग जो नेगेटिव हो गए नेगेटिव है, अपना आराम से रहें, बेफिक्र रहें, लेकिन मास्क फ्री प्रयोग करते रहें। जो पॉजिटिव आ गए उन्होंने तुरंत इलाज शुरू करवाना है, आइसोलेट हो जाना है, अपने घर परिवार वालों की भी रक्षा करनी है, खुद की भी रक्षा करनी है। ऐसे लोगों में मृत्यु दर बहुत कम है, नहीं के बराबर है, जो तुरंत जांच कराते हैं, तुरंत इलाज कराते हैं। और मृत्यु दर किन में ज्यादा है? मृत्यु दर उनमें ज्यादा है जो देर से जांच कराते हैं, इलाज में कोताही करते हैं, बीमार होने के बाद भी अपने काम में लगे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आराम नहीं करते। ऐसे लोगों में मृत्यु दर ज्यादा है, या फिर उनमें जिनमें और भी कई सारी बीमारियां साथ में है, उनमें मृत्यु दर ज्यादा है। सर, इसी के एक अगर यदि दूसरा पहलू देखा जाए तो कोरोना को लेकर जो भ्रम फैल रहे हैं, लोग उसे ही वास्तविकता समझ बैठे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये भ्रम और वास्तविकता में आप अंतर स्पष्ट करें, क्योंकि देखा गया कि कुछ लोगों ने बोला कि काढ़ा पीजिए, तो वो एक दिन में 8-8, 10-10 कप काढ़ा पी ले रहे हैं। किसी को अगर बोले कि आप धूप लीजिए, तो वो 2-2 घंटा धूप पर जाकर खड़ा हो जा रहा है। कोई अपने सांस रोकने की प्रैक्टिस करने लग जा रहे हैं। तो कई तरह के ये चीजें हो रही है, तो इसमें हम चाहेंगे सर आप मार्गदर्शन। देखिए, मैं तो प्योरली साइंस के ऊपर बेस करके बात करना चाहता हूँ। किसी भी काढ़ा ने ये नहीं प्रूव किया कि आप काढ़ा पियोगे तो कोरोना से बच जाओगे, ये कोई बेकार की बात है। बल्कि होता ये है कि जितने भी काढ़ा हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं। दालचीनी का काढ़ा, अदरक का काढ़ा, ये जितने भी काढ़ा होते हैं ना, ये तरह ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और इरिटेट करते हैं, फूड पाइप को इरिटेट करते हैं, आमाशय को इरिटेट करते हैं, छोटी आंत को इरिटेट करते हैं, कईयों में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनाते हैं, कईयों में दर्द पैदा करते हैं, कईयों में अंदर घाव बना देते हैं। नुकसान जरूर हो सकता है, मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचा रही है उसको आप अवॉइड करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं काढ़ा पी के अमर हो जाऊँगा, काढ़ा पी के मुझे कोरोना बिल्कुल पकड़ेगा ही नहीं, ऐसा फिजूल की बातें हैं। कारण कोरोना से तभी बचोगे जब मास्क का उपयोग करोगे, शारीरिक दूरी बना के रखोगे, सैनिटाइज करोगे, हाथ धोते रहोगे, भीड़ को अवॉइड करोगे, ऐसे ही बचोगे कोरोना से। और कोई तरीका नहीं है बचने का, कोई काढ़ा नहीं बचाने वाला। बिल्कुल, और निश्चित तौर से सर आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरह से हमें कोरोना से खुद भी बचना है और लोगों को भी बचाना है, तो ये हमें इन सारी चीज़ों का बिल्कुल पालन करना चाहिए। अपने हाथ को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, ये सारी चीज़ों का जब हम प्रॉपर उस तरीके से जब हम ध्यान रखेंगे तभी हम कोरोना जैसी महामारी से अब बच पाएंगे। सर, एक सवाल है जो बहुत से लोगों के मन पर है और उन्हें बार बार वो क्लिक करता रहता है कि जैसे कि आपने कोरोना की बात करी कि यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत हम जाकर अपने परामर्श लें और आइसोलेट हो, लेकिन लोगों के मन में एक ये डर बैठ गया कि यदि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो यदि हम नेगेटिव होंगे तो भी हमें पॉजिटिव बता दिया जाएगा और फिर हमारा इलाज कुछ अलग तरीके से किया जाएगा। या आप देख भी रहे हैं कि इलाज कोई कर रहा नहीं है, किसी की ये कहना है कि किडनी निकाल लिया जा रहा है, या किसी को यदि वो नॉर्मल भी डेथ हो रहा है तो उसे कोरोना से मृत घोषित है। ऐसे कई सारे सवाल जो डॉक्टर्स के प्रोफेशन पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर आप इसमें पूर्ण विराम लगाएं। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे वाले सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ये एक नई बीमारी है, नया वायरस है, और इसको जांच करने के जो टेस्ट वगैरह इजाद किए गए हैं जो है वो पुराने वायरसेस में यूज़ किए जाते थे और उन्हीं को इससे मिलते जुलते वायरसेस के टेस्ट हैं जो इनमें यूज़ किए जा रहे हैं। ये 100% टेस्ट कामयाब नहीं है। तो मान लीजिए 100 लोगों को कोरोना की बीमारी अगर है तो जो RT-PCR टेस्ट है वो भी, जो कि सबसे बेहतरीन टेस्ट है, वो भी करीब करीब 80% में पॉजिटिव आता है। मतलब 20% ऐसे लोग होते हैं जिनमें वो मरीज तो है कोरोना का लेकिन उसका जांच नेगेटिव आता है। ओके। लेकिन जिसमें पॉजिटिव आ गया वो 100% पॉजिटिव ही है। एक दूसरा टेस्ट होता है रैपिड टेस्ट। यस सर। रैपिड टेस्ट में क्या होता है, आधे घंटे में रिपोर्ट जल्दी से मिल जाती है, लेकिन वो आधे में पॉजिटिव और आधे में नेगेटिव आता है। मतलब 100 अगर मरीज हैं कोरोना के तो बीमारी होते हुए भी केवल 50 में पॉजिटिव आएगा, 50 में नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर मरीज में वायरस की मात्रा एक बराबर नहीं होती।
वो उसकी अंदरूनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उस पर निर्भर करता है जी। कि वायरस किसी में तो इतना ही है थोड़ा सा, किसी में इतना ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है। जी। जिसमें ज्यादा है उसमें रिपोर्ट जल्दी पॉजिटिव आ जाती है, जिसमें कम वायरस है कभी नेगेटिव आती है, फिर 5 दिन बाद टेस्ट करो तब तक वायरस बढ़ चुका होता है, फिर पॉजिटिव आ जाती है, फिर कहते हैं भाई यहाँ क्यों नेगेटिव आई, यहाँ क्यों पॉजिटिव आई, जी, तो गलत है। इस तरह की। जी ऐसा नहीं है, वायरस सब में एक बराबर नहीं होता, कहीं कम होता है, फिर अगर रोगी की अपनी क्षमता कमजोर होती है तो वायरस बढ़ता जाता है। कई बार क्या वायरस बढ़ा हुआ आया, लेकिन जब आपने दूसरी रिपोर्ट करी तब तक वायरस अपनी शरीर की क्षमता ने वायरस को कम कर दिया, जी। कम हो गया, फिर नेगेटिव आ गया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन एक बराबर नहीं, स्ट्रेट लाइन वाली बात नहीं है। ये नहीं कि ये तो सेव है तो सब जगह सेव ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये वायरस ऊपर नीचे होता है, सबके शरीर अलग है, सब में वायरस की मात्रा अलग अलग होती है। जांचें जो है अभी नया वायरस है, नई जांचें हैं, और जो जांचें अभी इतनी रिफाइंड नहीं हुई कि 100% पकड़ ही लें उसको, बिल्कुल। ठीक है। तो इस कारण ऊपर नीचे होता है, और इसको लोग भ्रांतियों में बदल देते हैं, ये वहाँ गलत आया, यहाँ यहाँ सही आया। ये जहाँ भी प्राइवेट की बात आ जाती है लोग सोचते हैं ये पैसा कमाने के लिए कर रहे होंगे, जी। लेकिन बात कोरोना से पैसे कमाने की कौन सोचता है। आज तो देखो ये बात हो रही है कि लोग डॉक्टर, लोगों में अगर मृत्यु दर 1% है तो डॉक्टरों में मृत्यु दर 10% है। सर, बीसीसी न्यूज़ ने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत करी रूबरू आपके अपनों के साथ, और जिसमें हम आप जैसे विभूतियों को, आप जैसे महानुभावों को आमंत्रित करते हैं और आपके जो भी पेशेगत जो अनुभव है वो दर्शकों से साझा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में आप अपने कुछ 2 शब्दों में अपने अनुभव साझा करें। मैं और आप अभी रूबरू हैं, जी। सिर्फ 2 लोग हैं, जी सर। लेकिन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जी, हजारों लोग हैं। बिल्कुल सर। ये है पावर, ये है आपकी पावर, ये है आपके प्रोग्राम की पावर। बिल्कुल। जो चीज़ ऐसे ऐसे लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ जिससे मैं शायद साक्षात मिल ही ना पाता कभी, यही है पावर, यही है हमारे मीडिया की पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर, आपकी पावर, और जो आपने थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर भी ट्रांसफर करी, और आपके जरिए मैं सब तक पहुंच पा रहा हूँ। रूबरू का मतलब यही है, सबसे मिले, अपनी बातें कहें, जो भी हमसे कुछ अच्छी बातें या ऐसी यूजफुल बातें आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। आप सभी को तहे दिल से सुभाषिष जी का और बीसीसी चैनल का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में आपने शिरकत किया और अपने कई ऐसे ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाली बातें कही जो निश्चित तौर से हमें अपने दैनिक दिनचर्या में ज़रूर अमल करना चाहिए। तो आज हमारे बीच थे अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रिस्पेक्टेड देवेंद्र सिंह। बहुत जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी, सिर्फ और सिर्फ बीसीसी न्यूज़ पर रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ, पावर्ड बाय नंदना मिल्क, प्योर मिल्क फॉर हेल्दी फैमिली, सपोर्टेड बाय ऑल इन वन प्रोडक्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।